Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. I am Shatam Basta and today we will discuss about what is cell. So, शेल के बारे में डिस्कस करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सेल का फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने जो सेल को देखा था वो डेड सेल थी, क्योंकि उन्होंने जो डिस्कवरी किया था वो कॉर्क सेल पे डिस्कवर किया था, जो कि डेड सेल होता है। तो उन्होंने बेसिकली उसका शेल वॉल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में। शेल वॉल जो होता है वो डेड शेल, जो कॉर्क सेल है उसका सेल वॉल को उन्होंने देखा था और उनने नाम भी दिया था, नेमिंग भी की थी और डिस्कवरी की थी 1665 में कॉर्क सेल पे, और नेमिंग की थी, उसको नेम दिया था शेल, जो कि सेल जो है वो लैटिन वर्ड शेलुला से लिया गया है। शेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या कह सकते हैं स्मॉल रूम, ठीक है। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग शेल पर उन्होंने देखा कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, और उसका नाम दिया था एनिमलक्यूलस। ओके, तो जैसे कि वो उन्होंने जो लिविंग शेल को देखा था, तो जो अगर हम लोग बात करें कि शेल होता क्या है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि शेल, लिविंग शेल में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो शेल जो होता है वो बेसिकली होता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि शेल जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। किस चीज़ का यूनिट होता है? तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है। अब वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि एक सेल का बना हुआ हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारे शेल से बना हुआ हो, ठीक है। तो अगर बहुत सारे शेल से भी बना हुआ होगा तो उसका यूनिट क्या है? कोई एक सेल है। वो एक सेल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और उसमें सेल जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, जो लिविंग फंक्शन है, वो सारा कुछ एक सेल में देखने को मिलता है। ये होता क्या है? ये एक एक्वस कंपार्टमेंट है जो कि बॉन्डेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और भी कुछ ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा। सेल जो होता है वो कैपेबल होता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, और वो परफॉर्म करता है जो भी फंक्शन है, जो इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के लिए, वो सारा एक सेल इंडिपेंडेंटली शो करता है, ठीक है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर ह्यूमन की ही बात करें, ये मान लीजिए ह्यूमन है, तो ह्यूमन में वो लिविंग है, तो लिविंग है तो उसका एक स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि इस शेप में है, और साथ ही साथ वो लिविंग एक्टिविटीज सारा शो कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से अगर कोई एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या है? वो सेल ही तो एक है ना, और उस सेल में सारा लिविंग एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसका एक अपना शेप है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग बात करें अमीबा की, तो वो एक सेल से तो बना हुआ है, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से, और वो लिविंग है तो उसके सारे लिविंग एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। तो एक सेल है जो कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, और वो अपना जितना भी उसका फंक्शन है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो सारा कुछ एक सेल परफॉर्म कर रहा है। शेल जो होता है उसको सब डिवाइड करते हैं दो क्लास में, और वो दो क्लास है, पहला क्लास है प्रोकैरियोटिक शेल और दूसरा है यूकैरियोटिक शेल। प्रोकैरियोटिक शेल में क्या होता है कि जो सेल है उस सेल में शेल मेम्ब्रेन तो होगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें यूनिट मेम्ब्रेन जो है लैक रहता है। न्यूक्लियस का जो बॉन्डेड रहेगा एक यूनिट मेम्ब्रेन से, वो नहीं प्रेजेंट होगा, और उसमें उतनी सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं प्रेजेंट होंगे जो कि यूकैरियोटिक में होते हैं। उतने सारे ऑर्गेनेल कहने का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। वो सारे कुछ आपको देखने नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोटिक शेल में, ठीक है।
तो जब प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने मिल रहे तो वो यूकैरियोटिक में देखने मिलते हैं। यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। और यूकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें आपको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बडी हो गए, लाइजोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, ये सारे कुछ देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक के शेल में। अब हम लोग यहाँ एक एनिमल सेल से डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होगा। ये एनिमल सेल है, जैसे कि अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें क्या होता, एक शेल वॉल होता, शेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होता। शेल वॉल नहीं है और कुछ ऑर्गेनेल्स में भी डिफरेंस आ जाते हैं। तो शेल वॉल नहीं है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एनिमल सेल है। अब जैसे कि ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। पहले हम लोग ये आउटर लेयर को देख लेते हैं। तो ये क्या है, शेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये जो लेयर है वो शेल मेम्ब्रेन है। अब शेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये शेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर जो है एक्वस सब्सटेंसेस है, फ्लूइड है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर भी है यहाँ भी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये कैसा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लाइजोसोम है, गोल्जी एपरेटस है। ओके, वैक्यूल्स है, प्लांट के केस में वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा देखने को मिलेगा। राइबोसोम है और आपको दिखेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स भी जो है वो एनिमल सेल में देखने मिलता है, प्लांट सेल में देखने नहीं मिलता है। अब शेल थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। शेल थ्योरी क्या होता है, 1839 में स्केलेटन एंड सॉन ने दिया था शेल थ्योरी। उन्होंने कहा कि जितना भी लिविंग शेल होता है, लिविंग थिंग्स है अगर, तो वो बना रहता है शेल से, और सेल ही है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। उन्होंने सही कहा था लेकिन वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किए थे, उसका फिर एक्सटेंशन हुआ और उसी थ्योरी को और बढ़ा करके रुडोल्फ वर्चियो ने क्या कहा कि जो लिविंग शेल होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और उसको उन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। जैसे इसमें ये तो कहा गया कि लिविंग शेल जो है, अगर कोई लिविंग है तो उसमें जो सेल ही है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या हुआ था कि स्पॉन्टेनियस रीजनरेशन या स्पॉन्टेनियस ग्रोथ का देखने को कंडीशन मिल रहा था। पर यहाँ पे रुडोल्फ वर्चियो ने ये क्लियर कर दिया, जैसे कोई एक सेल है तो जो दूसरा सेल अराइज हो रहा है या तो इसके बाइनरी फ्यूजन से या माइटोसिस से, डिवाइड होने के बाद ही इसी से ये सेल बन करके आ रहा है। कोई भी अगर एक सेल है तो वो पहले वाले सेल से ही बना हुआ है। ओके, ये यहाँ से डिवाइड हुआ और ये दो सेल बना दिया, ये सेल डिवाइड हुआ, ये दो सेल बना दिया। अब ये हो सकता है कि इसका दो सेल हो या फिर इसका हो, 4 सेल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना हुआ लिविंग सेल रहेगा। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है, मॉडर्न सेल थ्योरी कहता है कि सेल जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो बना हो सकता है एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ हो सकता है, और सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो सेल है वो अराइज होता है, यानी वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाय डिवीजन। ओके, फिर है एनर्जी जो फ्लो होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया या बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ये सब कुछ सेल के अंदर ही होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सब कुछ देखने मिलता है।
तो ये सारा कुछ जो एनर्जी फ्लो का प्रोसेस है वो शेल के अंदर ही होता है, इसलिए उसको सेल का लिविंग और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब शेल क्या कंटेन करता है? हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि शेल है तो उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट है जो कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पास करता है सेल टू शेल को। जब सेल डिवाइड हो रहा है, ये शेल डिवाइड होकर 2 शेल बन रहा है, तो इसमें जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हेरिडेटरी होगा, इन सेल में भी आ जाएगा। शेल जो है वो बेसिकली सेम केमिकल कंपोजिशन रखता है। ठीक है, ऑल सेल हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। थोड़ा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये शेल है, ये शेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल्स है, गोल्जी बॉडी है, जो भी सारे ऑर्गेनिज्म है। तो अगर शेल मेम्ब्रेन को हम लोग हटा दें, शेल मेम्ब्रेन को हटा दें, तो जो बचता है उसके अंदर में, जैसे कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनेल्स, जितना भी ऑर्गेनेल्स है, अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम, सब कुछ मिला करके ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दीजिए, ये पूरे सेल में से शेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दीजिए, आपका बचा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जितने ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे मिल करके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं लिविंग कंपोनेंट ऑफ शेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जितना लिविंग एक्टिविटीज़ है, जितना उसका लिविंग, जैसे लिविंग होने को वो प्रूव करता है कि हाँ वो लिविंग है, तो वो सारा काम प्रोटोप्लाज्म ही करता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के पास ही साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा, और ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब है, अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे बात करें अगर ह्यूमन की ही बात करें, तो उसमें वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम है। जो ऑर्गन सिस्टम है तो वो सारे काम को कर रहा है। ठीक है, सारा फंक्शन दिखा रहा है। तो सेल के पास उतने बड़े बड़े ऑर्गन्स तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि सेल का खुद का ही साइज इतना छोटा है, तो उसके पास उतने बड़े लीवर्स, किडनी, ये सारे कहाँ से होंगे? उनके पास होता है ऑर्गेनेल्स, जो काम उसी तरह से करता है। और वही सारे सेल ही तो एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल मिल करके बने हैं टिश्यू, और टिश्यू मिल करके बने हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन मिल करके बने ऑर्गन सिस्टम। अब अगर वो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है, मल्टी सेलुलर है, तो उसके पास ऑर्गन सिस्टम होंगे, लेकिन सेल के पास क्या होंगे? ऑर्गेनेल्स होंगे, जो कि लिविंग एक्टिविटी शो करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि वो लिविंग कंपोनेंट कैसे होता है, ये हक्सली ने बताया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, शेल के बारे में बेसिक डिस्कशन था। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।